दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरशिप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक यूनिक कोर्स है जिसके अंदर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज एक साथ मिलेंगे। इस कोर्स में आपको वीडियो के अलावा पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, लाइव डाउट सेशन मिलेंगे। इस कोर्स के अलावा आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप अलग अलग कोर्सेज की भी तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग कोर्सेज भी आपको उपलब्ध होंगे। दोस्तों इस वीडियो के साथ हम आपके लिए स्टार्ट करा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के चैप्टर अब सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड आपसे पूछे गए हैं। इस वाली वीडियो में जो कि पहली वीडियो है मुद्रास्फीति की, इसमें हम आपसे कवर करने वाले हैं मुद्रास्फीति का अर्थ और इसके माप के बारे में, किस तरीके से मुद्रास्फीति को मापा जाता है। इसके अलावा डिफरेंट मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ कंसेप्ट होते हैं जैसे मुद्रास्फीति है, विस्फीति है, अविस्फीति है, संस्फीति है, निस्पंद स्फीति है। इनके बारे में इनका जो वर्ड मीनिंग है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट को समझाने वाले हैं। तो अगर आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पूरी की पूरी तीनों वीडियो मिलेंगी और अगर आप यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख रहे हो तो हम आपको करवाने वाले हैं मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों जब हम मुद्रास्फीति के प्रकार की बात करते हैं तो मुद्रास्फीति के प्रकार को हम कई हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे क्षेत्र के अनुसार स्फीति, समय अनुसार मुद्रास्फीति, नियंत्रण के अनुसार मुद्रास्फीति, कारण के अनुसार मुद्रास्फीति, गति के अनुसार मुद्रास्फीति। तो इन सब के बारे में दोस्तों हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद हम आपको और भी कई तरीके की स्फीति हैं जिनके बारे में हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, वो हम बना के वीडियो में ऐड कर देंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मुद्रास्फीति को कई प्रकार में बांटा गया है और वो सारे के सारे प्रकार के बारे में हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो प्रकार है वो है क्षेत्र के अनुसार स्फीति। क्षेत्र के अनुसार स्फीति का मतलब होता है, एक तो होती है व्यापक स्फीति और एक होती है विकीर्ण स्फीति। व्यापक स्फीति उस समय मानी जाती है जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हों, यानी कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में जब महंगाई बढ़ रही होती है और सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही होती हैं तो इसको व्यापक स्फीति बोलते हैं। विकीर्ण स्फीति तब कहलाती है जब अर्थव्यवस्था में कुछ वस्तुओं की कीमत और कुछ इलाकों में बढ़ रही होती है तो उसको बोलते हैं विकीर्ण स्फीति। यानी कि ये एरिया के हिसाब से अगर पूरी अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ रही हैं, सभी प्रकार की वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं तो वो व्यापक स्फीति है। विकीर्ण स्फीति तब कहलाती है जब सभी वस्तुओं की कीमतें ना बढ़ के कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हों और कुछ इलाकों में कीमतें बढ़ रही हों। समय अनुसार स्फीति की बात करें तो युद्धकालीन स्फीति होती है, युद्ध पश्चात स्फीति होती है और शांतिकालीन स्फीति होती है। युद्धकालीन स्फीति की अगर हम बात करें तो युद्ध काल में बहुत अधिक खर्चा युद्ध सामग्री के निर्माण पर होता है बच्चों, जिसकी वजह से जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, वो युद्ध संबंधित वस्तुओं का तो उत्पादन करते हैं लेकिन उन वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते जो कि युद्ध से संबंधित नहीं होती हैं या कम उत्पादन करते हैं। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में जिन वस्तुओं की युद्ध से संबंधित नहीं होती हैं उनकी कीमतों में बहुत तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसको कि हम युद्धकालीन स्फीति बोलते हैं। जब युद्ध हो जाता है, युद्ध के पश्चात की स्थिति, तो सरकार जो है वो बड़ी मात्रा में विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाती है, नई रोड बनाती है, नई पुल बनाती है, बहुत बड़ी मात्रा में पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। तो इससे क्या होता है कि एक अलग तरीके की स्थिति पैदा हो जाती है क्योंकि मांग बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाता है लेकिन उस अनुपात में उत्पादन शुरुआत में तो कम से कम नहीं बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की जो स्थिति का सामना करना पड़ता है वो है हमारा युद्धकालीन स्थिति, युद्ध पश्चात स्थिति। शांतिकालीन स्थिति तब पैदा होती है बच्चों जब सरकार जो है वो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर देती है या जो पूंजीगत प्रोजेक्ट हैं, पूंजीगत आप कह सकते हो कि जो मतलब रोड बनाना, इन सब पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है सरकार, तो इसकी वजह से भी जो स्थिति पैदा होती है उसको शांतिकालीन स्थिति कहते हैं। तो ये बच्चों हमारे हो गए क्षेत्र के अनुसार। दूसरा है समय अनुसार। तीसरा जो है वो है नियंत्रण के अनुसार स्थिति। नियंत्रण के अनुसार स्थिति का क्या मतलब है बच्चों कि स्थिति को कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर गवर्नमेंट स्थिति को किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर रही है, पूरा खुला छोड़ देती है कि जितना चाहे कीमतें बढ़ें, सरकार उसको नियंत्रित नहीं करेगी, तो ऐसी स्थिति को खुली स्थिति कहते हैं बच्चों। और ऐसी स्थिति जिसको सरकार हर संभव प्रयास करती है उसे कंट्रोल करने के, जैसे मान लीजिए कीमतें बढ़ी तो सरकार क्या करेगी, फेयर राशन की दुकानों के माध्यम से वस्तु उपलब्ध करा रही है। तो ये सारी की सारी जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं प्रतिबंधित स्फीति, कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, स्फीति को हर संभव प्रयास करती है कि उसको रोका जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट प्रभावशाली राजकोषीय नीति को, मौद्रिक नीति का उपयोग करती है, उसको बोलते हैं बच्चों प्रबंधित स्फीति, मैनेज्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये तो हमने बच्चों बात की क्षेत्र के अनुसार, समय के अनुसार, नियंत्रण के अनुसार। इसके अलावा बच्चों एक वीडियो है हमारी, पिछली वीडियो में हमने आपको केंज की जो खुली स्फीति है
सॉरी आंशिक स्फीति और पूर्ण स्फीति के बारे में बताया था। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि केंज के हिसाब से आंशिक स्फीति उस स्थिति में होगी जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाता है पूर्ण रोजगार स्तर से पहले। तो अगर पूर्ण रोजगार स्तर से पहले मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करोगे तो कीमतें तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, साथ ही साथ उत्पादन और रोजगार भी बढ़ेगा। तो उसको उन्होंने आंशिक स्फीति कहा। अगर हम बात करें बच्चों जो दूसरी स्फीति है जिसको हम बोलते हैं पूर्ण स्फीति, वो तब पैदा होती है जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर लेती है। और पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के पश्चात भी अगर सरकार या मौद्रिक अधिकारी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करते रहते हैं तो इससे उत्पादन और रोजगार नहीं बढ़ेगा, केवल कीमतें बढ़ेंगी, जिसको कि केंज ने कहा पूर्ण स्फीति। तो ये भी एक अंतर है बच्चों जो हम इस बोर्ड पे लिख सकते थे पर स्पेस नहीं था, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कारण के अनुसार देखिए किस कारण से हो रही है। अगर मान लीजिए बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा की पूर्ति जारी कर देती है सरकार और उसकी वजह से स्फीति होती है तो इसको बोलते हैं चलन स्फीति, यानी कि अत्यधिक मुद्रा की मात्रा को आप कह सकते हो मार्केट में लाने से मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है, मांग बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ेंगी, इसको बोलते हैं बच्चों चलन स्फीति। यही काम व्यापारिक बैंक भी कर सकती हैं। अगर व्यापारिक बैंकें बहुत बड़ी मात्रा में उधार देती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ऋण देती हैं, तो इसके कारण जो है वो आप देखने को मिलेगा कि जो साख है यानी कि उधार की जो मात्रा है अर्थव्यवस्था में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से भी ये हो संभव है कि अर्थव्यवस्था में जो मंदी है अर्थव्यवस्था में जो कीमतें हैं वो बढ़ जाए। क्योंकि जब व्यापारिक बैंक बहुत बड़ी मात्रा में टीवी के लिए, फ्रिज के लिए, मकान के लिए, कारों के लिए, अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के लिए उधार देंगे और तो डेफिनेटली मांग बढ़ेगी, लेकिन उतना अगर वस्तु नहीं है तो कीमत बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसको कि हम बोलते हैं बच्चों साख स्फीति। इसके अलावा बच्चों मांग प्रेरित स्फीति और लागत जन्य स्फीति, ये लागत जन्य स्फीति, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना के आपको समझाएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मांग प्रेरित स्फीति उस स्थिति को कहते हैं जब वस्तुओं की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही हो और उस अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ रहा हो, तो इस स्थिति में कीमत बढ़ेगी, जिसको कि हम मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। अब मांग प्रेरित स्फीति किस तरीके से होती है, क्या क्या कारण है, उसके बारे में बच्चों में एक अलग से वीडियो बना के आपको समझाएंगे, जिसका टॉपिक का नाम ही होगा मांग प्रेरित स्फीति। इसके अलावा एक लागत जन्य स्फीति होती है। देखिए जब वस्तु की लागत, खासतौर पे इनपुट दो तरीके हुए होते हैं, साधन लागत, साधन इनपुट यानी कि साधन आगत और गैर साधन आगत, दोनों में से अगर किसी में भी वृद्धि होती है तो उससे क्या होता है, वस्तु के उत्पादन की जो लागत है वो बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं लागत जन्य स्फीति। तो इसके ऊपर भी बच्चों में एक अलग से वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। लागत जन्य स्फीति के बाद हीनार्थ प्रेरित स्फीति की बात कर लेते हैं। हीनार्थ प्रेरित स्फीति का मतलब है जब सरकार बड़ी मात्रा में अपना घाटा पूरा करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन का प्रयोग करती है, तो इसकी वजह से भी मार्केट में ज़्यादा मात्रा में मुद्रा की पूर्ति आ जाएगी। ज़्यादा मात्रा में मुद्रा की पूर्ति आने की वजह से कीमत के बढ़ने की टेंडेंसी पाई जाती है, जिसको बोलते हैं बच्चों हीनार्थ प्रेरित स्फीति। इसके अलावा है अगला अवमूल्यन जनित स्फीति। अगर सरकार अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए अवमूल्यन का सहारा लेती है तो अवमूल्यन के बाद भी कीमतों के बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक देश अवमूल्यन करता है तो उसके निर्यात में तो वृद्धि होती है, साथ ही साथ आयात में कमी होती है। तो डेफिनेटली जो बाजार में है यानी कि जो घरेलू बाजार है वहाँ पर वस्तु की जो उपलब्धता है वो कम हो जाती है। भाई मान लीजिए अगर भारत जो है कपड़े का निर्यात करता है, अगर वो कपड़े का निर्यात सारा का सारा विदेशों में कर देगा तो घरेलू बाजार में तो कपड़ा महंगा हो जाएगा। साथ ही साथ जो विदेशों से वस्तु मंगाते हैं वो भी महंगी पड़ती हैं अब हमें। तो इसकी वजह से भी बच्चों अवमूल्यन की वजह से भी इन्फ्लेशन आती है, जिसको कि हम बोलते हैं अवमूल्यन जनित स्फीति। तो बच्चों ये तो हमने बात की कारण के हिसाब से। अब हम गति की बात से बात कर लेते हैं। एक तो है रेंगती स्फीति, बहुत कम स्फीति का देर होती है, यानी कि 2-3% के करीब स्फीति होती है। और ये किसी भी देश के विकास के लिए ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कीमतें बढ़ती हैं ना तो उत्पादक के अंदर लाभ की प्रेरणा पैदा होती है, वो ज़्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से ज़्यादा उत्पादन करता है, रोजगार में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है और निवेश बढ़ता है। लेकिन ये स्फीति की दर बहुत धीमी ही होनी चाहिए, 2 से 3% के बीच में होती है इस स्थिति में। अगर हम बात करें बच्चों चलती हुई स्फीति की, तो चलती हुई स्फीति की स्थिति में जो स्फीति की दर है वो 3-4% के आसपास बनी रहती है। और ये गवर्नमेंट के लिए, वैसे तो गवर्नमेंट इसको मैनेज कर सकती है, 4% 5% की स्फीति की को भी गवर्नमेंट मैनेज कर सकती है, लेकिन फिर भी ये चेतावनी है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा अपना रेवेन्यू को घटाए, अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को घटाए और कोशिश करे कि इस तरीके की एक्सपेंडिचर जो है वो कंट्रोल में रहे।
ठीक है, ये वार्षिक दर की बात कर रहे हैं बच्चों। चलती हुई स्फीति को अगर रोका नहीं गया तो बच्चों दौड़ती हुई स्फीति बन जाती है, या आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर देती है। स्फीति की दर कई बार 10% 15% तक पहुंच जाती है बच्चों, और ये कीमतों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, साथ ही साथ मांग को भी प्रभावित करती है, आय की असमानता बढ़ती है। और अगर इस दौड़ती हुई स्फीति को ना रोका गया तो इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है बच्चों कि हाइपर इन्फ्लेशन, अब हाइपर इन्फ्लेशन का हिंदी मतलब क्या है वो मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने हाइपर इन्फ्लेशन ही लिख देता हूं। हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति बन जाती है, जिसको कि हम कई बार सटपट दौड़ती हुई स्फीति कहते हैं बच्चों। सटपट दौड़ती हुई स्फीति की स्थिति में कई बार जो इन्फ्लेशन है वो 100% पर डे के हिसाब से बढ़ती है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आप जिम्बाब्वे और वेनेजुएला का एग्जांपल अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसी स्थिति हुई है बच्चों कि 1 किलो गाजर जो मान लीजिए 21 जून को 100 रुपए किलो है मान लीजिए, तो 22 जून को जब आप गाजर लेने गए तो वही गाजर आपको अब 1000 रुपए किलो मिल रही है। यानी कि एक एक दिन के अंदर कीमतों में दुगनी हो सकता है, 1000 मैंने ज़्यादा बोल दिया तो 2000 की मिल रही है। ऐसी स्थिति आ गई कि वहाँ के लोग अपनी करेंसी को भर के, मतलब आप कह सकते हो बैग भर के करेंसी लेके जाने लगे, लेकिन सामान जब लेने की बारी आई तो पैकेट से भी कम में सामान आ रहा है। देखिए मुद्रा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्रा की परचेजिंग पावर इंपॉर्टेंट है। मेरे पास अगर मेरी सैलरी 10 लाख रुपए हर महीने हो जाए तो मैं खुश होऊंगा या दुख होऊंगा, ये बात इंपॉर्टेंट है ही नहीं बच्चों। इंपॉर्टेंट ये है कि 10 लाख रुपए में मैं कितनी वस्तु खरीद सकता हूं। इन्फ्लेशन की वजह से जो वैल्यू है पैसे की वो बहुत ज्यादा घट जाती है। तो अगर बच्चों इस स्थिति को रोका नहीं गया, अगर हाइपर इन्फ्लेशन, अगर दौड़ती हुई स्फीति को रोका नहीं गया तो सटपट दौड़ती हुई स्फीति बन जाती है, हाइपर इन्फ्लेशन बन जाता है, बहुत तेजी से कीमतें बढ़ती हैं और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये स्थिति तबाह करने वाली होती है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है। हाइपर इन्फ्लेशन के केसेस में लोग पुनः वस्तु विनिमय प्रणाली पर आ जाते हैं, मतलब वो अपनी घरेलू मुद्रा को छोड़कर पुनः विदेशी या तो वस्तु विनिमय पे आ जाएंगे कि वस्तु के बदले वस्तु दो, या हो सकता है कि वो डॉलराइजेशन हो जाए, यानी कि वो डॉलर का यूज करना शुरू कर दें, गोल्ड का यूज करना शुरू कर दें। तो इस तरीके की बच्चों ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। 2 एग्जाम्पल के नाम मैंने आपको दे दिए हैं। आप जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल नेट पर सर्च कर सकते हैं, अब वेनेजुएला का एग्जाम्पल नेट पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से तबाह हो गई। तो बच्चों मुद्रास्फीति के अनेक प्रकार के बारे में समझा। यहां पर हम बात कर रहे हैं कारण के आधार पर मुद्रास्फीति, यानी कि इनको आप मुद्रास्फीति के कारण के रूप में भी नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो सबसे पहला कारण जो मुद्रास्फीति का हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है डेफिसिट इन्फ्लेशन। यानी कि सरकार क्या करती है, अपना घाटा पूरा करने के लिए अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा करती है। मान लीजिए सरकार की आमदनी 100 रुपए है, सरकार ने खर्चा कर दिया 120 रुपए। अभी सब सरकार के सभी स्रोतों से आया है, जब 100 रुपए है और 120 रुपए खर्चा हो गया तो इसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। 20 रुपीज का बजट डेफिसिट होता है। अब इस बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार कई बार क्या करती है, नए नोट छापती है। अगर भारत की बात करें तो भारत क्या करेगा, आरबीआई से एक तरीके का ऋण लेगा प्रतिभूति जारी करके, और इसकी वजह से बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। यानी कि जब नए नोट मार्केट में आ जाएंगे तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। और दोस्तों आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब ज्यादा मुद्रा कम वस्तुओं के पीछे करती है तो डेफिनेटली जो वस्तुओं की कीमत है वो बढ़ जाएंगी, और इस तरीके से अगर मुद्रास्फीति होती तो इसको बोलते हैं डेफिसिट इन्फ्लेशन, यानी कि राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति। दूसरा है क्रेडिट इन्फ्लेशन। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तार करने के लिए उधार को बड़ी मात्रा में प्रोवाइड कराता है। यानी कि मान लीजिए क्रेडिट कार्ड आपको आसानी से मिल गया, कार लोन आसानी से मिल गया, बैंक के और भी इंस्ट्रूमेंट हो गए, फ्रिज लोन आसानी से मिल गया। तो इस तरीके से क्या होता है, सडनली डिमांड बढ़ जाती है, और इस बढ़ी हुई डिमांड की वजह से कीमतें भी देखने को मिलती हैं। इस तरीके की इन्फ्लेशन क्रेडिट इन्फ्लेशन या ऋण मुद्रास्फीति कहलाती है। अभाव मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि किसी वस्तु की जो मांग है अर्थव्यवस्था में, ओवरऑल किसी वस्तु की सप्लाई चेन टूट गई है। जैसे कुछ दिन पहले क्या हुआ, सेमीकंडक्टर आप देख रहे हो, सेमीकंडक्टर का एक शॉर्टेज आ गया। अब इसी तरीके से मान लीजिए अर्थव्यवस्था में कच्चे माल का शॉर्टेज आ जाए, यानी कि जब अर्थव्यवस्था में किसी वजह से, कोई आपातकाल की स्थिति से या किसी भी वजह से सप्लाई चेन टूट जाती है तो वस्तुओं की जो आपूर्ति है वो प्रभावित होती है। और जब आपूर्ति प्रभावित होगी यानी कि वस्तु मार्केट में उपलब्ध होगी ही नहीं, तो उससे क्या होगा, कीमतें बढ़ेंगी, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो इस तरीके की स्थिति को हम बोलते हैं दोस्तों अभाव मुद्रास्फीति।
इसके अलावा एक लाभ मुद्रास्फीति भी होती है। देखिए, कोई भी उत्पादक लाभ कमाने की भावना से ही काम करता है, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हो। लेकिन कई बार ये लाभ की भावना लालच बन जाती है। कई बार सटोरिया होते हैं, वो जबरदस्ती कीमतें बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी मार्केट में आप देखिए, प्रॉपर्टी मार्केट में जब आप कोई सामान लेने जाते हो तो अगर मान लीजिए सरकार ऑक्शन में आपको जगह बेच रही है, तो आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि जो डीलर होंगे वही प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे, तो डेफिनेटली जो कीमतें वो ऊंची हो जाएंगी, मार्केट रेट पे पहुंचा देंगे, क्योंकि थोड़ा भी प्रॉफिट वही कमाएंगे जो प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से सट्टेबाजी होती है, इसी तरीके से लोग स्टॉक कर लेते हैं। प्याज की कीमत बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि प्याज को मार्केट में सप्लाई मत करो, और जब ऊंची कीमत हो जाए तब सप्लाई करो। इस तरीके की वजह से जब इन्फ्लेशन आती है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट इन्फ्लेशन। इसके अलावा मूल्य निर्धारण शक्ति मुद्रास्फीति, यानी कि ये उस स्थिति में होता है जब बड़ी कंपनियां मिलकर अपने उत्पाद का मूल्य को बढ़ाती हैं और बाजार में, क्योंकि उनके पास मोनोपोली पावर है, अब मान लीजिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों की दोनों 10% कमीशन बढ़ा देंगी विक्रेताओं से तो डेफिनेटली आपको और हमको भी महंगा ही मिलेगा। इन्फ्लेशन है टैक्स इन्फ्लेशन। टैक्स इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब सरकार करों की मात्रा में वृद्धि करती है, जब सरकार के द्वारा ऊंचे कर लगाए जाते हैं, तो सरकार के द्वारा ऊंचे कर लगाने की वजह से जो कीमतें हैं वो बढ़ने को देखने को मिलती हैं। यानी कि जब आप ज्यादा मात्रा में कर वसूलोगे तो कर वसूलने की वजह से वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, और इस बढ़ी हुई कीमतों की वजह से जो कीमतें बढ़ती हैं उसको हम बोलते हैं टैक्स इन्फ्लेशन। वेतन मुद्रास्फीति तब होती है जब जो कर्मचारी है उनकी सैलरी बढ़े। अब मान लीजिए गवर्नमेंट के द्वारा 7th पे कमीशन लागू कर दिया जाता है, तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, कीमतें मतलब एकदम से मान लीजिए नया पे कमीशन आ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसे आएंगे। जब ज्यादा पैसे आएंगे तो वो डिमांड करेंगे, और इससे भी देखने को मिलता है कि कीमतें बढ़ती हैं। इसके अलावा निर्मित मुद्रास्फीति उस समय कहते हैं जब एक कारण नहीं होता बल्कि कई कारण होते हैं, और धीरे धीरे करके कीमतें बढ़ जाती है। जैसे कोविड आया, सप्लाई चेन रुक गई, तो एक कारण है, सडन कारण है। लेकिन कई बार क्या होता है, धीरे धीरे करके बहुत सारे कारण हैं जो एडअप होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, और उसकी वजह से जो मुद्रास्फीति आती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों निर्मित मुद्रास्फीति। इसके अलावा विकास मुद्रास्फीति तब कहलाती है जब विकास की प्रक्रिया में अधिक पूंजी की मांग होती है, अधिक निवेश किया जाता है। निवेश करने का मतलब है नए रोड बना रहे हो, नई सड़कें बना रहे हो, नए ट्रैक्टर खरीद रहे हो, नए फ्रिज खरीद रहे हो, मतलब एक तरीके का बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि विकास की प्रक्रिया को आपको तेज करना है। इसकी वजह से भी पूंजीगत वस्तुओं की मांग में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, और इस बढ़ी हुई कीमतों को हम बोलते हैं विकास मुद्रास्फीति। इसके अलावा राजकोषीय मुद्रास्फीति तब होती है जब सरकार अत्यधिक खर्च और कर संग्रहण में कमी करती है। यानी कि ये तो हमारा था, पिछला वाला था हमारा राजकोषीय घाटा, और यह है राजकोषीय मुद्रास्फीति। राजकोषीय मुद्रास्फीति होती है जब सरकार बड़ी मात्रा में खर्चा करती है, करों में कटौती करती है, जिससे सडन मांग बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ती हैं। इसके अलावा दोस्तों जनसंख्या मुद्रास्फीति तब होती है जब जनसंख्या बढ़ने की वजह से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी व्यक्ति जन्म लेगा उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था को उत्पादन तो बढ़ाना ही पड़ेगा। इसी उत्पादन, अगर मान लीजिए किसी वजह से जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा हो और उत्पादन में वृद्धि कम हो, या उत्पादन में वृद्धि अनुमानित से कम हो, तो डेफिनेटली कीमतें बढ़ेंगी, और इस बढ़ी हुई कीमतों की वजह से जो कीमतें बढ़ती हैं उसको बोलते हैं हम जनसंख्या मुद्रास्फीति। निर्यात बूम इन्फ्लेशन तब कहलाते हैं जब निर्यात की वजह से देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, और आयात बूम इन्फ्लेशन तब जैसे अभी क्या हुआ था, इंपोर्ट प्राइस हाइक इन्फ्लेशन, इंपोर्ट इन्फ्लेशन भी कई बार बोलते हैं। यानी कि आप जो विदेशों से जो सामान खरीद रहे हो वही महंगा मिल रहा है। भाई इंडिया दवाई बनाने के लिए रॉ मटेरियल चीन से खरीदता है, अब मान लीजिए रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो डेफिनेटली दवाइयां भी महंगी होंगी, और जब दवाइयां महंगी होंगी तो और भी चीजों पर इसका असर पड़ेगा। यानी कि विदेशों से आप कच्चा तेल खरीद रहे हो वो महंगा हो गया। इंपोर्ट इन्फ्लेशन का मतलब है जब आप विदेशों से कोई सामान खरीदते हो और विदेशों से सामान खरीदना महंगा हो जाता है, उसको बोलते हैं दोस्तों इंपोर्ट इन्फ्लेशन। इसके अलावा सेक्टरल इन्फ्लेशन तब कहलाता है जब किसी विशेष उद्योग या किसी विशेष क्षेत्र में कीमतें बढ़ती हैं, यानी कि इसको क्षेत्रीय मुद्रास्फीति भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं, बाकी के प्रोडक्ट महंगे नहीं हो रहे, तो इसको बोलते हैं सेक्टरल इन्फ्लेशन। इसके अलावा दोस्तों डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब कहलाती है जब किसी मांग बढ़ने की वजह से
कीमतें बढ़ती हैं। इसके बारे में दोस्तों हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, डिमांड और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बेसिकली अभी आप ये समझ लीजिए कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में जब उत्पादन की लागत बढ़ती है तो लागत बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ेंगी, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और जब मांग बढ़ती है, मांग बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ती है, तो इसको बोलते हैं डिमांड पुश इन्फ्लेशन। इनके बारे में दोस्तों मैं अलग से एक वीडियो और डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों एक होता है एंटीसिपेटेड और एक्सपेक्टेड अनएंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन। यानी कि एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन तब कहलाती है जो आपने पूर्वानुमान लगाया उतनी ही इन्फ्लेशन होती है। यानी कि आपने मान लीजिए अनुमान लगाया 5% इन्फ्लेशन का, तो आप जो भी नियम बनाओगे, जो भी पॉलिसी बनाओगे, जो भी एक्सपेक्टेशन लगाओगे, वो 5% के हिसाब से लगाओगे। लेकिन कई बार क्या होता है, अर्थव्यवस्था में ऐसी भी कंडीशन आती है कि जब आपने अनुमान तो 5% लगाया लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन 15% आई, तो इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत भारी पड़ती है। यानी कि एक तरीके से इसके बारे में ना तो बैंकों ने प्लान किया होता है, ना अर्थव्यवस्था ने और प्लान किया होता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति को लेके आती है। हालांकि ये स्थिति भी खतरनाक है, लेकिन खराब है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके सामाजिक प्रभाव, सोशल कॉस्ट क्या होगा, सामाजिक प्रभाव, इसके ऊपर भी दोस्तों एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। यानी कि हम आपको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमारी इन्फ्लेशन होती है, कौन सी इन्फ्लेशन दोस्तों, एंटीसिपेटेड और अनएंटीसिपेटेड, प्रत्याशित और अप्रत्याशित मुद्रास्फीति, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिक कॉस्ट क्या है, सोशल कॉस्ट क्या है, उसके ऊपर हम अलग से इसी सीरीज में एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप यहां पे ये समझ लीजिए कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का मतलब है जो आपने अनुमान लगाया इन्फ्लेशन उसके आसपास बनी रही, और अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन जो आपने अनुमान लगाया उससे ज्यादा या कम बनी रही। आजकल दोस्तों एक मुद्रास्फीति में बहुत कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति। इसके बारे में आप समझ लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें मुद्रास्फीति की, तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, मुद्रास्फीति को मापने के लिए हम क्या करते हैं, एक बास्केट लेते हैं। एक बास्केट लेते हैं, मान लीजिए ये बास्केट है, इसमें बहुत सारी गुड्स है। एक बास्केट के अंदर बहुत सारी गुड्स है, जिसके बेस पर ये डिसाइड होता है कि भैया कि महंगाई कितनी है। अब इस बास्केट में दो तरह की गुड्स आप ये ले लो, एक तो ये खाद्य वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं, और दूसरा पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ। इसमें ये देखने को मिला है कि इनकी कीमतें बहुत ज्यादा ऊंची और नीची होती हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। मतलब कभी ऊंची, कभी नीची, कभी ऊंची, कभी नीची, इस तरीके की इन्फ्लेशन होती है। तो जब अब लेकिन इनका तो शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुद्रास्फीति को मापने के लिए ऊर्जा को अगर आप शामिल छोड़ दोगे और खाद्य पदार्थ को छोड़ दोगे तो न तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सही से बनेगा, ना थोक मूल्य कीमत सूचकांक सही से बनेगा। तो एक नया वर्ड आया, उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब हम मुद्रास्फीति को मापते हैं तो मुद्रास्फीति को मापने से पहले हम क्या करते हैं, खाद्य वस्तुओं और ऊर्जा से संबंधित चीजों के कीमतों को छोड़कर बाकी की चीजों की कीमत कितनी बढ़ी कितनी घटी उसको मेजर करते हैं। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हो कि ये तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर हो गया, अधिक स्थिर हो गया, अधिक स्थिर हो गया। क्यों अधिक स्थिर हो गया? क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में सभी चीजों को शामिल किया जाता है। यानी कि इसके अंदर क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ भी शामिल हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर खाद्य पदार्थ भी शामिल हो रहे हैं, और जिसकी कीमतें लगातार ऊंची और नीची चली जाती हैं। तो जब आप मुद्रास्फीति का अनुमान लगाओगे तो आप देखोगे कि हर महीने आपकी मुद्रास्फीति में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुई है, और ये फ्लक्चुएशन होने की सबसे बड़ी वजह खाद्य पदार्थों की कीमतों का बढ़ना घटना होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों का घटना बढ़ना होता है। लेकिन जब आप कोर इन्फ्लेशन की बात करोगे तो कोर इन्फ्लेशन के अंदर हम पेट्रोलियम पदार्थों को और खाद्य पदार्थों को माइनस कर देते हैं। यानी कि कोर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मापने का वो तरीका है जिसमें हम इन्फ्लेशन की बास्केट में से ऐसी वस्तुओं को घटा देते हैं जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा ऊंची और नीची चली जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं, इससे बाद हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। यहां पे एक डिफरेंस भी हम देख रहे हैं। सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो यह एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि के दौरान कुल मुद्रास्फीति को मापता है। कुल मुद्रास्फीति को कौन मापता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसके अलावा कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो यह मुद्रास्फीति से उन वस्तुओं की मुद्रास्फीति को निकालकर मापता है जो अस्थिर होती है, जैसे ऊर्जा, खाद्य सामग्री। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी।
इसको मापने के लिए हमारे पास डब्ल्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसके अलावा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, लेकिन इसको मापने के लिए हमारे पास कोई अभी विशेष इंडेक्स नहीं है। हालांकि आरबीआई द्वारा इसको मापा जाता है और इसके लिए नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किसका यूज किया जाता है? नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसके माध्यम से इसको मेजर किया जाता है। महत्व की बात करें तो इसका मुख्य उपयोग अल्पकालीन मुद्रास्फीति के प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि शॉर्ट टर्म में क्या असर पड़ रहा है, और यह दीर्घकालीन प्रभाव को मापता है, क्योंकि दीर्घकाल में मुद्रास्फीति को स्थिर रखने है या कितने % बढ़ी है, इसको मेजर किया जाता है। यह मध्यम अवधि के लिए दीर्घकालीन मौद्रिक नीति निर्माण के लिए उपयोगी है, और यह अल्पकालीन मौद्रिक नीति उपयोग, यानी कीमतें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, स्थिर है, इसके बेस पर इसमें अल्पकालीन मौद्रिक नीति निर्माण के लिए आवश्यक है, और ये मध्यम वर्गीय नीति के लिए आवश्यक है। लेकिन आपको अगर कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट को पकड़ना है, तो आपको याद रखना है कि कोर इन्फ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन मापने का वो तरीका जिसमें सभी वस्तुओं को शामिल करते हैं, लेकिन उन सभी वस्तुओं में से ऊर्जा को और खाद्य वस्तुओं को हटा देते हैं। दोस्तों, इस तरीके से जब हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं तो इसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन, और सभी वस्तुओं को अगर हम शामिल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।